Hey guys, welcome back to my channel Learn with Addy. So today I'm gonna continue my topic Aurangzeb. So guys, let's start our topic. Aurangzeb and the British. During the time of Jahangir, Sir Thomas Roy had been giving concession for the British to trade and build factories at Masulipatam, Hooghly and Qasim Bazar. In 1668, Charles II got the island of Bombay as his queen's dowry and gave it to the British East India Company. In Bengal, the British trade grew tremendously as they exported goods worth hundreds of thousands pounds. औरंगज़ेब और ब्रिटिश जहांगीर के टाइम के दौरान सर थॉमस रॉय को इजाज़त दी गई थी कि ट्रेड करे। वो सर थॉमस रॉय वो ब्रिटिश था, उसको इजाज़त दी गई थी कि वो अपनी फैक्ट्रीज़ बनाए मैसूलीपट्टनम में, हुगली में, कासिम बाज़ार में और ट्रेड कर सकते थे। वो जहांगीर ने उनको इजाज़त दे दी थी। और 1668 में चार्ल्स टू को बॉम्बे आइलैंड जो बॉम्बे का था वो अपनी क्वीन थी उसकी जहेज़ में उसको ये मिला था और इसने सामने वो सीधा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो बेच दिया। और बंगाल में ब्रिटिश जो ट्रेड था वो बहुत ही वो कामयाब होने लगा और वो बहुत ही बढ़ने लगा। और जो वो एक्सपोर्ट कर ब्रिटिश जो थे ना वो एक्सपोर्टेड करने शुरू हो गए। थिंग्स लाइक वो हज़ारों में करोड़ों में मिल्कियत कमाने लगे और वो अपने पैसे कमाने लगे। वो अच्छे से ट्रेड करने शुरू हो गए, तजारत करने शुरू हो गए। In Aurangzeb's time, the British had started to fortify their possessions, and when Shaista Khan, the governor of Bengal, imposed local duties on British trade, the company defied Mughal authority. James I sent his warships to the Indian Ocean in order to capture Chittagong. This aroused Aurangzeb's anger, and he ordered the taking over of the British factories at Surat in Gujarat, Masulipatam in the south, and on the Hooghly in Bengal. The British were asked to vacate these in 1688. Peace was restored when Aurangzeb pardoned the British, who were able to return in 1690 to Hooghly after payment of compensation to the Mughal government. In 1691, Job Charnock, the British representative, laid the foundations of Fort William, which later became the city of Calcutta. औरंगज़ेब के टाइम में ब्रिटिश ने स्टार्ट कर दिया था जो अपनी पोजीशन उनकी मालकियत थी उनको फोर्टिफाई किलाबंदी करना, मजबूत करना शुरू हो गए थे। जब शाइस्ता खान जो गवर्नर था बंगाल का, उसने जो लोकल ड्यूटीज़ मतलब ब्रिटिश ट्रेड पे उन्होंने नाफिज कर दी शाइस्ता खान ने, तो वो कंपनी जो थी वो मुग़ल अथॉरिटी के ख़िलाफ़ वो हो गई और इसके ख़िलाफ़ हो गई, वो अगेंस्ट हो गई इसकी। और जेम्स वन ने अपनी जो वारशिप्स थी उसको भेजा कैप्चर करने के लिए, शिटागोंग फतह करने के लिए उसने वारशिप्स भेज दी। और इससे औरंगज़ेब को बहुत गुस्सा आ गया और उसने ऑर्डर किया कि ब्रिटिश की फैक्ट्रीज ली जाएँ, उन सूरत जो गुजरात में शहर उससे ली जाएँ और मैसूलीपट्टनम से भी उनकी जो भी फैक्ट्रीज़ हैं वो ली जाएँ और हुगली से ली जाएँ। और ब्रिटिश को उन्होंने बोल दिया 1688 में कि वो सारी ये खाली करके चले जाएँ। और फिर वो अफरा तफरी फैल गई थी और दुश्मनी हो गई मुग़ल के और ब्रिटिश के दरमियान। और अमन जो था वो बहाल हुआ जब औरंगज़ेब ने ब्रिटिश को माफ़ कर दिया और वो वापस आ गए 1690 में हुगली में। उन्होंने जब मुआवज़ा मुग़ल एम्पायर को मुआवज़ा अदा करने के बाद वो वापस आ गए 1690 में। और 1691 में जॉब चार्नोक था ब्रिटिश नुमाइंदा, उसने एक फाउंडेशन मीन्स स्टार्ट की, फोर्ट विलियम वो बनाई जो बाद में सिटी ऑफ कलकत्ता हो गई। द डेक्कन वाज 1682-1707। Aurangzeb spent the last 25 years of his life in the Deccan trying to subdue the Marathas and extending the empire. He conquered Bijapur in 1686 and Golconda in 1687. With the fall of these two kingdoms, Aurangzeb made himself master of the Deccan, but he still had to face the tenacious and hardy Marathas. डेक्कन वार्स जो 1682 से 1707 तक चली। औरंगज़ेब ने अपनी ज़िंदगी के लास्ट जो 25 इयर्स थे वो डेक्कन में गुजारे, सिर्फ और सिर्फ मराठास को जो सबड्यू मीन्स मराठास को शिकस्त देने के लिए और उसके अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए उसने 25 इयर्स गुजारे डेक्कन में।
अपनी लाइफ की। और उसने कॉन्कर किया था बाइजापुर 1686 में एंड गोलकोता उसने 1687 में कॉन्कर किया था, फतह किया था। और इन जो दो किंगडम थी इनकी फाल से औरंगज़ेब ने अपने आप को मास्टर तो दक्कन का बना लिया था, पर इसको अभी भी जो सख्त और मराठास जो थे उन वो बहादुर थे और वो बहुत ही हार्ड थे, उनको अभी भी फेस करना था। अ फेमस हिस्टोरियन सेज ऑफ औरंगज़ेब, अंडर हिम द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट and the largest single state known in India from the dawn of history to the rise of the British was formed. From Ghazni to Chittagong, from Kashmir to the Karnataka, the continent of India obeyed one scepter. एक जो मशहूर हिस्टोरियन है उसने औरंगज़ेब के बारे में बोला है कि औरंगज़ेब के टाइम पीरियड के दौरान मुग़ल एम्पायर अपनी अबूर पे थी, लाइक हाइट पे थी अपनी, और वो बड़ा और एक ही रियासत इंडिया जो हिस्ट्री की राइज से ब्रिटिश की राइज तक वो एक ही बड़ा इंडिया था, वो होता था, एक बड़ी रियासत इंडिया की थी। और गजनी से चिटागोंग तक और कश्मीर से कर्नाटक तक एक ही जो सुल्तान या किंग उसका ही हुक्म माना जाता था, वो औरंगज़ेब था। द एम्पायर थस फॉर्म्ड while unprecedented in size was one political unit. The provinces were not ruled by sub-kings but directly by the servants of the crown. Herein, Aurangzeb's Indian empire was vaster than that of Ashoka, Samudragupta or Harshavardhan. Sir J.N. Sarkar, quoted by V.D. Mahajan, India since 1526. जो एम्पायर थी वो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो एक ही पॉलिटिकल यूनिट इसका मतलब है कि एक ही बादशाह, वो बड़ी एक थी सल्तनत और वो एक ही बादशाह रूल करता था और कोई भी सब किंग्स भी उसको नहीं रूल करते थे। बादशाह सब किंग भी औरंगज़ेब के दौर में नहीं थे। और ये इंडियन एम्पायर अशोका की एम्पायर, समुद्रगुप्ता की एम्पायर और हर्षवर्धन की एम्पायर से भी बड़ी थी। ये एक आदमी ने कोट किया है, एक हिस्टोरियन ने कोट किया है जिसका नाम लिखा पड़ा है, देखो, quoted by V.D. Mahajan, India since 1526. The Bhakti movement and the rise of the Marathas. Just as a need to revive Islam was felt among the Sufis and learned men among the Muslims, the Hindus were also thinking innovatively about their religion. Little noticed at this time was a trend among the Hindu population towards a move away from the caste system with a belief in the equality of man and devotion to God. This gave rise to the Sikhs in the Punjab and the spread of Kabir's Bhakti movement, which is spreading out from Maharashtra to Bengal, and the banks of the Yamuna also contributed to the development of the modern languages of Marathi and Bengali. The movement acted as a unifying factor, influencing the hopes of the Maratha people in the 15th and 16th centuries. However, despite their mystic origins, these movements later turned militant and defied Mughal authority, resulting in Maratha and Sikh revolts. भक्ति मूवमेंट और मराठास का अरूज, जैसे ही उसी टाइम में जो सूफीज़ थे और जो मुस्लिम थे वो इस्लाम को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही अब हिंदूज़ में भी इनकलाब आ गया था। वो भी अपने मज़हब के बारे में कुछ नया सीखने लगे और उन्होंने उसी टाइम कास्ट सिस्टम को छोड़ दिया और उन्होंने उनमें ये अकीदा आ गया, ये बिलीफ आ गया कि वो हर आदमी बराबर है। और उनमें एक नई चीज़ आ गई, वो ये थी कि उन्होंने जो गॉड्स के लिए कुर्बानियाँ देना शुरू कर दी, अपने गॉड के लिए कुर्बानियाँ देनी शुरू कर दी। और इसी से राइज हुआ सिख का पंजाब में, और कबीर की जो भक्ति मूवमेंट थी वो स्प्रेड हो गई। और ऐसे ही जो मराठास पीपल थे और सिख्स थे उन्होंने गद्दारी कर दी मुग़ल से, उन्होंने अपनी आर्मी बना दी, अलग फ़ौज बना दी और उन्होंने जो मुग़ल के ख़िलाफ़ हो गए और मुग़ल से बगावत कर दी। द राइज ऑफ शिवाजी। इन द वेक ऑफ दिस मोमेंट, शिवाजी, a Maratha leader influenced by Bhaktism, was determined to revive Hinduism. He began his career as a robber chief, operating daringly in the Upper Deccan. Using guerrilla tactics, he captured a number of forts in Maharashtra and also some from the Bijapur territory. This brought him into conflict with the Mughal under Aurangzeb, who defeated him by sending a force led by his uncle Shaista Khan. Pune was captured and the northern part of Konkan was taken over by the Mughals. Shivaji was left with the southern Konkan, but
managed to trick Shaista Khan and get back his territory. It can be said that Shivaji and his Marathas posed the first challenge to Aurangzeb's rule, and eventually were a cause of the empire's decline. राइज ऑफ शिवाजी। शिवाजी की जो उरूज था शिवाजी का, शिवाजी एक मराठा लीडर था जो इन्फ्लुएंस हुआ था भक्तिज़म से, और उसने हिंदुज़म वो वापस हिंदुज़म रिवाइव करना चाहता था वो, और उसने अपना कैरियर शुरू किया एज अ रोबर चीफ, एक डाकू का जो चीफ बन के उसने अपना कैरियर शुरू किया। और वो जो था ये हमले अटैक करता था गुरिल्ला टैक्टिक्स, एक गुरिल्ला टैक्टिक्स से वो जो है ना हमला करता था। गुरिल्ला टैक्टिक्स उसको बोलते हैं जैसे कोई सिपाही होते हैं वो घात लगा के हमला करते थे, और शिवाजी ऐसे ही ट्रिक करता था, वो घात लगा के हमला करवाता था। और इसने फोर्ट्स बहुत से फोर्ट्स फतह किए महाराष्ट्र में, और उसने कुछ जो थी वो भाईजापुर की टेरिटरी भी फतह की, और इससे औरंगज़ेब के और शिवाजी के दरमियान झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट में आ गए दोनों। फिर औरंगज़ेब ने अपने अंकल शाइस्ता खान को भेजा इसको शिकस्त देने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने उसको जाल में फंसा दिया और पुनः कैप्चर कर दिया। In 1659, the ruler of Baijapur sent a well-armed force of 10,000 under the command of Afzal Khan, an experienced and capable officer, to fight Shivaji. Unprepared to meet them in battle, Shivaji decided to open talks and invited Afzal Khan, who came with 2 companions. Shivaji also had 2 men with him. When Afzal Khan drew close to greet him, Shivaji attacked him with a tiger's claw, a handheld weapon, and then stabbed him with a dagger hidden in his sleeve. Afzal Khan was treacherously killed, and the Marathas ambushed and looted the Muslim army. 1659 में जो रूलर था बाइजापुर का, उसने एक आर्म जो वेल आर्म फोर्स थी 10,000 पीपल की वो भेजी। उसका कमांडर अफजल खान था जो एक अच्छा उसका एक्सपीरियंस था और वो अच्छा एक ऑफिसर था। शिवाजी से फ़ाइट करने के लिए उसने भेजी थी, और शिवाजी तो अनप्रिपेयर्ड था उस वक्त, और उसने एक चाल चली। उसने अफजल खान को दावत दी, इनवाइट किया और सुलह की। फिर अफजल खान जब अपने 2 साथियों के साथ गया शिवाजी से मिलने, शिवाजी के साथ भी 2 आदमी थे, और जब अफजल खान सलाम करने के लिए शिवाजी के पास आया तो शिवाजी ने अटैक कर लिया। टाइगर्स क्लो जो एक टाइप की वेपन है उससे अटैक कर दिया अफजल खान का, और फिर जो उसकी स्लीव में उसने छुपाई थी डेगर, वो निकाल के उस पर हमला कर दिया और उसको मार दिया अफजल खान को। और फिर मराठास ने मुस्लिम आर्मी को लूटा और उनको शिकस्त दी। औरंगजेब्स सन प्रिंस मोअज़्ज़म became the next viceroy of the Deccan. With the support of Raja Jai Singh, Shivaji was captured and sent to be a prisoner. He made a daring escape in 1666. Aurangzeb was persuaded to make peace with Shivaji and grant him a mansab with the title of Raja. During the latter reign of Aurangzeb, Shivaji even crowned himself as a Maratha ruler and continued his fight with the Mughals, managing to defeat their generals till his death in 1680 at the age of 53. औरंगज़ेब का जो बेटा था प्रिंस मोअज़्ज़म, वो नेक्स्ट वाइसरॉय होगा था दक्कन का, और उसने राजा जय सिंह की सपोर्ट से शिवाजी को शिकस्त दी, और उसने शिवाजी को प्रिजनर बना के मुग़ल कोर्ट जो आगरा में थी उसमें भेज दिया, उसको एक कैदी बना के। और शिवाजी ने वहाँ से एस्केप हो गया 1666 में। शिवाजी कैसे एस्केप हुआ? शिवाजी को जब वो ले गए थे जेल में तो क्या था, मुग़ल जो गार्ड थे वो लेज़ी हो गए थे, और वो शिवाजी और जो भी प्रिजनर थे उनको फ्रूट देने के लिए बड़े बड़े बास्केट लेके जाते थे भर के, उनको खाना देने के लिए उसमें फ्रूट ही होते थे। और शिवाजी ने एक चाल चली, क्या किया कि वो मुग़ल गार्ड तो लेज़ी हो गए थे, और जब उन्होंने फ्रूट दिया था तो शिवाजी ने क्या किया, वो एक की उस फ्रूटों के बास्केट में बैठ गया, और वो बैठ गया बास्केट में। ऊपर उसने जो भी था ट्रेस था वो सारा अपने ऊपर फेंक दिया और बैठ गया एक जो बास्केट था उसमें। तो फिर ऐसे ही वो एस्केप हो गया। जब वो कार थी, वो जो गाड़ियाँ थी वो बाहर गई तो वो एस्केप हो गया वहाँ से। ऐसे ही वो एस्केप हुआ था 1666 में। और औरंगज़ेब ने शिवाजी से पीस करने के लिए मुआहदा किया, लेकिन शिवाजी ने अपने आप को मराठा रूलर बनाया और फाइटिंग करना जारी रख दी, फिर से फाइटिंग करना शुरू हो गया।
और उसने अपनी डेथ तक 1680 में अपनी डेथ तक फाइटिंग करता रहा मुग़ल से, और वो 1680 में मर गया। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। Subscribe my channel, tap the bell icon so that you can get more videos.